हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारा इस सीरीज का पहला लेक्चर है। कवर करने वाले हैं हम भारतीय संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आज फर्स्ट लेक्चर है, तो कुछ भी आपको डाउट है वो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर सीरीज अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक अपना भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। उससे पहले कुछ चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, आपको पता है, नहीं भी पता है तो आप रखते हैं। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर, रॉयल चार्टर मिलता है व्यापार के लिए क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से। उसके बाद कंपनी आती है इंडिया व्यापार करने, इंडिया आती है। इंडिया आने के बाद कंपनी प्रॉफिट करती है, लेकिन एक चीज़ देखी जाती है कि कंपनी प्रॉफिट तो कर रही है, लेकिन उसके जो कर्मचारी हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट में आ रहे हैं। कंपनी उसके बाद कुछ, शुरू में कंपनी अच्छा प्रॉफिट करती है, बाद में कंपनी के प्रॉफिट में कमी आती है, लेकिन जो व्यापारी हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में आ रहे थे। तो इस चीज़ को देखते हुए जहाँ ब्रिटिश ने कंपनी पर कुछ रेगुलेट करने के लिए, कुछ कंट्रोल करने के लिए एक्ट लाती है। उन्हें हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। पहला होगा कंपनी का शासन, जिसमें कंपनी ही शासन करती है, लेकिन उस पर ब्रिटिश के द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर रेगुलेशंस लगती हैं। दूसरा, कुछ टाइम बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसे हटा दिया जाता है और सिर्फ सीधा जो शासन होता है वो क्राउन के द्वारा होता है ब्रिट इंग्लैंड से। तो यहाँ से हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कंपनी का शासन, यानी कि 1773 से 1858 तक चलता है। इसमें सबसे पहला आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें सबसे पहले थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके कार्यों को नियंत्रित करने के लिए जो ब्रिटिश सरकार थी उसका ये पहला कदम था। इसमें क्या हुआ, इसमें केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। किस तरह से रखी गई, तो पहले जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे अब बंगाल, पहले जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इससे क्या फ़र्क पड़ा वो चीज़ आपको समझनी होंगी कि भाई नाम चेंज करने से कुछ फ़र्क भी पड़ा या नहीं, तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेंगी। इसमें आपको देखना है कि इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। इसके लिए एक 4 सदस्यकारी कार्यकारी परिषद भी बनाई गई। तो पहले जो गवर्नर जनरल वाले बंगाल के वो वॉरेन हेस्टिंग बने। इसमें क्या हुआ कि बंगाल, बम्बई और मद्रास 3 प्रेसिडेंसी थी, उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो यानी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, इसकी सुप्रीम हो गई, इसकी पावर सबसे ज़्यादा हो गई, और इसके अंडर ही अधीन कर दिया गया बम्बई और मद्रास को भी इसके अंडर में ला दिया गया, इसके अधीन कर दिया गया। पहले ही सभी जो तीनों प्रेसिडेंसी थी वो स्वतंत्र थी, अब ये इसके अधीन हो गई। इसी के अंतर्गत 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है कलकत्ता में, जिसमें कि 3 अन्य न्यायाधीश रहे और एक मुख्य न्यायाधीश रखा गया। जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे इसके, वो सर एलिजा इम्पे बने। इसके द्वारा निजी व्यापार पर रोक भी लगाई गई। कंपनी के जो कर्मचारी थे वो निजी व्यापार नहीं कर सकते थे, और जो उपहार और रिश्वत भी भारतीय लोगों से वे नहीं ले सकते थे। नेक्स्ट एक्ट आता है इम्पोर्टेंट, 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या होता है, तो कंपनी के कार्यों का वर्गीकरण होता है। कैसे, जो कंपनी के व्यापारिक कार्य थे और राजनीतिक कार्य थे उनको अलग अलग कर दिया जाता है, यानी कि डबल गवर्नमेंट, यानी कि द्वैध शासन रखा जाता है। निदेशक मंडल एक होता है, तो इसमें निदेशक मंडल जो बनाया जाता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिसे बोलते हैं, उसमें कंपनी के व्यापारिक मामले की प्रबंधन की अनुमति जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कि निदेशक मंडल को दे दी गई। वहीं कुछ चीज़ें दूसरे आप देखेंगे कि सब चीज़ें नहीं थी। बाकी नियंत्रण बोर्ड दूसरा जो बनाया गया उसे जो है कंपनी के राजनीतिक और नागरिक यानी कि सैन्य, सेना आदि जो अंडर आ गई वो नियंत्रक बोर्ड के आ गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर आ गई। और पहली बार ही जो भारत के कंपनी क्षेत्र थे, कंपनी का अधीन क्षेत्र थे, उसे पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया, यानी कि जो ब्रिटिश के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र बोल दिया गया। नेक्स्ट एक्ट आता है 1813 का चार्टर अधिनियम। तो यहाँ से क्या होता है, कंपनी को एक तरह से ख़त्म करने की, यहाँ से देखते हैं कि जो कंपनी के व्यापारी के अधिकार थे वो ख़त्म कर दिया गया। यानी कि ऐसा नहीं था कि अब कंपनी की मोनोपोली जो थी वो ख़त्म हो रही थी इससे, तो जो दूसरे व्यापारी थे अब वो भी भारत में आकर व्यापार कर सकते थे। लेकिन एक चीज़ थी, कंपनी के चाय और चीन के साथ व्यापार जो था उसकी मोनोपोली यानी कि उसका एक अधिकार बने रहे, उसके लिए सभी के लिए अनुमति नहीं दी गई थी। सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार अभी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार था, बाकी सभी के लिए व्यापार करना भारत में सबके लिए मतलब खोल दिया गया था।
इसमें ही शिक्षा के लिए बजट आता है। स्थानीय लोगों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की जो है प्रावधान रखा जाता है। बहुत मैंने यहाँ पे लिख दिया एसएससी का पसंदीदा प्रश्न, मतलब कि बहुत पूछा गया ना एसएससी में, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया था, बाकी आपको याद रखना है। ईसाई मिशनरियों का आगमन, इसी के अंतर्गत ईसाई जो धर्म प्रचारक हैं वो भारत आकर ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं। नेक्स्ट है 1833 का चार्टर अधिनियम। इसमें जो है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, किसे, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अभी तक, उसे अब भारत का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। यानी कि वो पूरी तरह से सेंट्रलाइजेशन हो गया, पूर्ण केंद्रीकरण का ये अंतिम चरण था। और उसे सभी जो है नागरिक और सैन्य शक्ति भी आ गई उसी के अंतर्गत। और ऐसे प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने भारत के, तो विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें ही कुछ चीज़ें और भी रहीं, जैसे व्यापारिक एक अधिकार, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय और चीन के साथ व्यापार सिर्फ 1813 में, बाकी सभी को छोड़कर बाकी सभी तो बंद कर दिए गए थे, सिर्फ चाय और चीन के साथ रह गया था। अब वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त हो चुका था और अब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से प्रशासनिक निकाय बन गई थी। यानी कि अब वो सिर्फ शासन करती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी। व्यापारिक बॉडी से अब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसमें ही प्रथम विधि आयोग यानी कि पहला लॉ कमीशन की मतलब गठन किया जाता है, और अध्यक्षता में किसकी, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। और यहीं से दास प्रथा को कानूनन यानी गैर कानूनी घोषित किया गया था 1843, यानी कि 10 साल बाद इसका पूरी तरह से उन्मूलन हो जाता है, किसका, दास प्रथा था। नेक्स्ट देखते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या था, यहाँ से विधायी और कार्यकारी कार्य अलग कर दिए गए, यानी कि जो गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी जो कार्य थे उन्हें अलग कर दिया गया। और इसमें क्या हुआ, एक 6 सदस्य की भारतीय केंद्रीय विधान परिषद का गठन भी किया गया। और सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता, यानी कि अब सिविल सेवा के लिए जो खुली प्रतियोगिता, यानी कि अब तक खुली ओपन मतलब कोई भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था, कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे सकता था, तो अब उसके लिए ओपन कर दिया गया। ये शुरुआत हुई और 1854 में इसके लिए एक मैकाले समिति की नियुक्ति गई और अब भारतीयों को भी इसमें बैठने की अनुमति दे दी गई, तो भारतीय भी अब बैठ सकते थे। उसके बाद क्या होता है, अब पूरी तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ तक करती है, लेकिन 1857 में आपको पता है 1857 का विद्रोह होता है। उसके बाद ब्रिटिश को लगता है कि यहाँ से तो अब मुश्किल है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, तो अब जो शासन जाता है वो डायरेक्ट क्राउन के पास चला जाता है। तो उसके बाद सबसे पहले आता है 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इसमें क्या देखते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं जिसमें कि आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले आप देखते हैं कि इसमें 1857 को जो विद्रोह होता है, सिपाही विद्रोह, तो इसमें उसके बाद उसे की कमियों को इन्होंने कहा कि हम इसकी कमियों को सुधारने के लिए ये ला रहे हैं, तो इसे भारत के अच्छे शासन के अधिनियम के लिए भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है, लेकिन अब क्या इसका फ़र्क पड़ता है, ये अच्छा था या नहीं, वो आपको देखेंगे। तो यहाँ से क्या होता है, कंपनी के शासन का अंत हो जाता है और ये सीधा जो है महारानी विक्टोरिया के हाथों में जो है शासन चला जाता है, जो कि ब्रिटिश क्राउन होती थी। गवर्नर जनरल जो था, अब गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। तो जो भारत के गवर्नर जनरल थे उसका नाम बदलकर अब भारत का वायसराय कराया गया, जो कि भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था, यानी कि जो ब्रिटिश क्राउन को सीधे अपनी रिपोर्ट देता था। तो इसके लिए क्या, जो प्रथम वायसराय बने भारत के, वो कैनिंग बने। इसमें द्वैध शासन की भी समाप्ति कर दी गई, यानी कि कैसे जो 1784 में पीटसी इंडिया एक्ट में आपने देखा, नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल से जो डुअल गवर्नमेंट का यानी कि द्वैध शासन शुरू हुआ था, उसे यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। तो यहाँ से द्वैध शासन की समाप्ति कर दी जाती है और यहाँ से एक भारतीय का राज्य सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक नया पद आता है, जो कि भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण की शक्ति थी। मतलब कि इसके पास पूरी शक्ति थी भारतीय प्रशासन पर। और ये जो है ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था, जो ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड में ही होता था, वहीं पर वो सभी चीज़ें देखता था और ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। और उसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्य की भारतीय परिषद का गठन भी किया गया। नेक्स्ट देखते हैं 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो इसमें क्या होता है, इसमें पोर्टफोलियो सिस्टम इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो सिस्टम जो कैनिंग द्वारा 1859 में लाया जाता है, इसके मतलब क्या था, विभागीय प्रणाली क्या थी, इसके बारे में आपको समझना होगा। तो इसमें होता क्या है कि जो
इसमें एक बात करी गई कि एक या अधिक जो सरकारी विभाग का प्रभारी किसी एक को बनाने का इसमें मान्यता की बात करी गई पोर्टफोलियो सिस्टम में। और बाकी अध्याय यहाँ से इम्पोर्टेंट है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो वायसराय जो था उसे आपातकालीन में परिषद की सहमति के बिना, यानी कि उसे परिषद की सहमति लेने की जरूरत नहीं थी अध्यादेश जारी करने के लिए। और अध्यादेश की अवधि 6 माह की रखी गई, ये आपको ध्यान रखने होगा। विकेंद्रीकरण, यहाँ से विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है, यानी कि जहाँ पर केंद्रीकरण हो रहा था वहाँ से अब विकेंद्रीकरण, यानी कि बंगाल और मुंबई और मद्रास 3 प्रेसिडेंसी थी, तो बंगाल के अधीन सभी प्रेसिडेंसी को कर दिया गया, यानी कि बंगाल के ऊपर निर्भर था। लेकिन अब क्या हुआ कि जो बंगाल, बम्बई और मद्रास तीनों प्रेसिडेंसी को अपनी पावर वापस लौटा दी गई। बंगाल तो इन पे कंट्रोल कर ही रहा था, लेकिन अब बम्बई को स्वतंत्र कर दिया गया, मद्रास को भी स्वतंत्र कर दिया गया। तो इन्हें पूरी विधायी शक्ति देकर इनका विकेंद्रीकरण शुरू हुआ, जो 1833 में आपने पढ़ा था कि जहाँ से ये, जब भारत के गवर्नर जनरल बने वहाँ से ये इसके अधीन हो गए थे, तो अब वो जो सभी शक्तियाँ थी वो वापस कर दी गई। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं, काफ़ी पूछा जाता है। तो आपको मार्ले क्या थे, मार्ले सचिव थे, मिंटो वायसराय थे, तो इस तरह से बोलते हैं, पहले वाले सचिव और दूसरे वाले वायसराय। तो यहाँ पर ये लिखा है कि इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे मार्ले और मिंटो थे भारत के वायसराय। यहाँ से सांस्कृतिक सांप्रदायिक निर्वाचन, यानी कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करी गई, और यहाँ से ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत होती है। और इसमें क्या होता है कि मुस्लिम सदस्यों का जो चुनाव होगा उसमें केवल मुस्लिम मतदाता ही भाग लेंगे। तो यहाँ पर मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी माना जाता है। और इसके लिए कार्यकारी परिषद में प्रथम भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, यानी कि पहली बार कार्यकारी परिषद में कोई भारतीय आता है, और जो कि आते हैं सत्येंद्र प्रताप सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उसके पहले सदस्य बनते हैं, पहले भारतीय सदस्य बनते हैं, जिन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कुछ चीज़ें और इम्पोर्टेंट हैं आपके जो एग्ज़ाम से। तो यहाँ पर नेक्स्ट आता है 1919 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे हम मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं, यानी कि मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं। मोंटेगू सचिव थे, चेम्सफोर्ड ऐसे ही यहाँ पर वायसराय होते हैं। यहाँ पर प्रांतों में द्वैत शासन, यानी कि प्रांतों में जो द्वैत शासन की शुरुआत, इसमें जो प्रांतों के विषय थे उन्हें 2 भागों में बांट दिया गया। पहले थे हस्तांतरित विषय, जिन पर गवर्नर विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से शासन करता था, यानी कि जो गवर्नर था वो विधान परिषद की मदद से उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से यहाँ पर शासन कर रहा था। और आरक्षित विषय क्या थे, गवर्नर जो था बिना मंत्रियों के, यानी बिना मंत्रियों की सलाह, यानी कि उसे मंत्रियों की सलाह के बिना जो है कार्यकारी जो परिषद थी उसके तहत वो शासन कर सकता था। जैसे राजस्व, पुलिस, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। राजस्व यानी कर, और पुलिस यानी कि सैन्य शक्ति जो है, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो उसी को वो आरक्षित विषय में जो है बिना मंत्रियों की सलाह के गवर्नर के अधीन आ गई। तो एक तरह से बोलते हैं कि जो पकड़ थी वो मजबूत होने लगी, शासन मजबूत कर रही थी। ब्रिटिश जो थे अपना जो है शासन यहाँ पर मजबूत होने लगा। जो प्रांत थे वहाँ पर भी उनके जो अधिकार थे उन्हें उनके अधिकारों को कम करने की यहाँ पर कोशिश करी गई। यहाँ पर केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, यानी कि बाइकैमरिज्म। तो पहली बार देश में ये द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत होती है, जहाँ पर राज्य परिषद यानी कि अपर हाउस और केंद्रीय परिषद यानी कि लोअर हाउस में जो है प्रत्यक्ष चुनाव भी देखने को मिले, यानी कि यहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव की जो है शुरुआत हुई। लोक सेवा आयोग का गठन होता है इसी अधिनियम के तहत, जो कि 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन होता है। किस ली आयोग की सिफारिश पर था ये जो गठन हुआ था। और यहाँ पर सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार हुआ, और यहाँ इसके तहत जो सिख थे, भारतीय, ईसाई, एंग्लो भारतीय और यूरोपीय पर भी लागू हुआ। यानी कि पहले जो सिर्फ जो सांप्रदायिक निर्वाचन था पहले मुस्लिम पर लागू होता, लेकिन अब वो सभी के लिए, सिखों के लिए, भारतीयों के लिए, यूरोपीय के लिए, सभी के लिए लागू कर दिया गया। नेक्स्ट है 1935 का भारत सरकार अधिनियम, जो कि लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिनियम रहा भारतीय संविधान के नज़रिए से। उसकी बहुत चीज़ें आपको भारतीय संविधान में देखने को मिलेंगी। जो भारतीय संविधान है उसका सबसे बड़ा स्रोत कहा जाता है 1935 के अधिनियम को, जो कि लगभग 60 से 70% जो हिस्सा भारतीय संविधान का है वो इसी ही जो है एक्ट से आता है। इसी के तहत एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान था, जो कि कभी भी अस्तित्व में आया ही नहीं, क्योंकि
इसकी स्थापना कभी नहीं हुई, लेकिन एक प्रावधान इसके तहत आया था। इसी शक्तियों का विभाजन होता है, केंद्र इकाई के बीच शक्तियों का विभाजन, जिसे 3 सूचियों में बांटा गया। संघ सूची में टोटल 59 यानी कि 59 विषयों को रखा गया। प्रांतीय सूची यानी कि प्रोविंशियल लिस्ट में 54 यानी कि 54 विषयों को रखा गया। और समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में कुल 36 विषयों को रखा गया। कुछ अपशिष्ट शक्तियाँ थीं जिसकी जो पावर, रेसिडुअल पावर्स जो वायसराय को दे दी गई। ऐसे ही प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त हो गया। जो प्रांतों में द्वैत शासन चल रहा था उसे अब यहाँ पर समाप्त कर दिया गया और वहाँ पर प्रांतीय स्वायत्तता यानी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लागू की गई। केंद्र में द्वैत शासन, केंद्र में जो है द्वैत शासन अब लागू कर दिया गया है। जो प्रांत में द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लागू हुआ है। इसके तहत संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट की स्थापना होती है 1937 में, जो कि दिल्ली में होती है। इसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश बनते हैं वो मॉरिस गुएर बनते हैं। इसी के तहत भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। और इसी के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है, यानी कि 1935 के तहत ही बर्मा जो कि म्यांमार, उसे भारत से अलग कर दिया गया। तो यहाँ पर 1935 एक्ट से ये सभी चीज़ें जो है इतनी आपको याद रखनी है। उसके बाद 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है, जिसके तहत जो ब्रिटिश रूल है वो एंड हो जाता है और यहीं से वायसराय के ऑफिस को भी अबोलिश्ड कर दिया जाता है, नहीं ख़त्म कर दिया जाता है। बाकी इसमें आपको इतना ही पढ़ना था। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी इस लेक्चर में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।